गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ जो गाइड करने वाले जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो उसके कोच होते हैं, वो क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग करते हैं, बच्चों के सामने चैलेंज रखते हैं, उनकी लिमिट को बढ़ाते हैं कि नहीं तुम इतना नहीं, तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। और ये काम अगर हम आज के समय में देखें, जैसे एग्जांपल आप सचिन तेंदुलकर का ले सकते हैं। सचिन तेंदुलकर जब अपनी कॉलोनी में अपार्टमेंट के नीचे क्रिकेट खेलता था तो उसके भाई ने देखा, उनके बड़े भाई ने देखा और कहा कि नहीं ये अच्छा खेलता है, इसको अगर मौका दिया जाए तो ये बेहतर कर सकता है। जहाँ तक पॉसिबल था उसने अपने आप सिखाया। कुछ समय के बाद रमाकांत आचरेकर के हमको हैंडओवर कर दिया कि अब इसकी जो कमियां हैं आप अपने सानिध्य में इनको रखिए और इनको सुधारिए। तो रमाकांत आचरेकर ने क्या किया, सचिन तेंदुलकर के लिमिट को पुश किया कि नहीं ये तुम्हारा लिमिट नहीं हो सकता है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। उसके सामने कुछ चैलेंजेस रखे और उसे वो माहौल दिया कि वो अपने फील्ड में बेहतर कर सके। और आज हम लोग देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर क्या है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जहां पर कि एक शिक्षक, एक टीचर कैसे अपने बच्चे को ग्रूम कर सकता है और उसके सामने एक ऐसे टारगेट उसे देता है कि आपको पूरा करना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले कोचिंग क्लासेस को लेकर की बात हो रही थी। मुझे याद है उस दिन पीटीएम में मैं आई थी तो मैम ने कहा था कि मैम बता रही थी कि कोचिंग सेंटर में होता क्या है। मैम ने कहा कि सारे बच्चों से पैसे नहीं लिए जाते। पैसे किससे लिए जाते हैं, कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर दिया जाता है कि हाँ ये बच्चे ऐसे हैं जो कि इसका हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम वो आगे लेकर के जाएंगे। उन सिलेक्टेड बच्चों को उस ग्रुप से अलग कर दिया जाता है। जैसे 50 बच्चे हैं उनको ग्रुप से अलग कर दिया गया और उस 50 बच्चे को वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तैयार करता है। उनसे पैसे लेने के लिए दूसरे बच्चे हैं जिनसे वो पैसे ले रहे हैं, पैसा बना रहा है, लेकिन रिजल्ट ये कि 50 बच्चे उसे देने वाले हैं तो वो उन 50 बच्चों पे फोकस करता है और उसकी तैयारी वैसी नहीं होती है जैसे कि संस्थान के दूसरे बच्चों की करवाई जाती है। उसकी तैयारी अलग से करवाई जाती है, उनके लिए अलग टारगेट रखे जाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका भी अलग हो जाता है। तो ये जो हमारा आज का जो कोचिंग सेंटर है उसको भी हम एज एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर कि इसी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए ये काम किया जा रहा है। आप हर बच्चा रिजल्ट अच्छा नहीं कर सकता है, हर बच्चे की अपनी लिमिटेशन होती है। तेंदुलकर को 2 बार, जब मुझे याद है 92 नहीं 87 88 की बात है, उसने 2 बार इंटर का एग्जाम दिया, फेल कर गया। मैं उस वक्त स्कूल में थी तो लोग कहते थे उसको मधेपुरा भेज दो। मधेपुरा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर खुल करके चोरी होती है, खुल करके मतलब उस समय चोरी होती थी कि घर में बैठे रहो, पेपर लिख दिया जाएगा, एग्जाम अच्छे नंबर से पास कर। लोग बोलते थे बिहार क्योंकि क्रिकेट 16 साल में सेंचुरी बना दिया है, पाकिस्तान के देश की मामूली बात नहीं थी। तो उस कहा जाता था कि क्रिकेट तुम करियर तो तुम्हारा सेट ही है, नंबर ही हासिल ना करना है तो इसको बोलिए मधेपुरा से एग्जाम दिलवा दिया जाएगा, 100% गारंटी है कि फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाएंगे। तो हम सचिन तेंदुलकर से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कर सकते थे कि वो अगर वो अच्छा पढ़ाई करता तो आज वो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर नहीं होता। तो ये एग्जाम्पल है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब हम दूसरे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं जहां पर क्या आता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब कि कैसे कॉग्निटिव कैसे डेवलप होता है। और इस फील्ड में 2 ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। पहले हैं जेरोम ब्रूनर और दूसरे हैं जीन पियाजे। दोनों ने ही जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। ब्रूनर का कहना है कि हर एज में बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल अलग-अलग तरीके से काम कर सकता है। आप एक साल जन्म लेने के बाद और 1 साल तक के बच्चे का अगर देखेंगे, उसकी एक्टिविटी को गौर करेंगे तो हर बात में रोना ये कॉमन बात है, लेकिन उस पूरे के पूरे फेज में बच्चों का जो साइकोमोटर होता है वो ज्यादा एक्टिवली काम करता है, बच्चे हाथ पैर ज्यादा चलाएंगे। और आप देखें कि जब हम जूनियर लेवल पे, जब किंडरगार्टन की बात करेंगे, जब प्ले स्कूल की बात करेंगे, तो सारे स्कूलों में जब बच्चे को हम ले जाते हैं उंगली पकड़ के ट्यूशन करवाने तो वहाँ पे किताबें नहीं चलती हैं। मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं अपनी बेटी को किंडरगार्टन में डाल सकूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि वहाँ पे प्ले स्कूल में यही ज़्यादातर होते हैं। क्यों कि बच्चे खेलते हैं, उनसे फिजिकली वर्क ज़्यादा करवाया जाता है क्योंकि उस वक्त वो ऐसा फेज होता है जब उनका फिजिकली वो ज़्यादा एक्टिवली काम करना पसंद करेंगे। तो कई तरह के स्पोर्ट्स होंगे, जंपिंग गेम करवाए जाते हैं, खेलकूद करवाए
पाएंगे वो सीख नहीं पाएंगे। और जब यही 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं, आप इनका सिलेबस देखिए, यहाँ पे इस वक्त तक आते आते बच्चों में आइकॉन डेवलप होने लगता है, मतलब वो किसी भी इमेज को, विजुअल इमेज को जल्दी एक्सेप्ट करने लगते हैं। अगर उनके सामने कोई पिक्चर रख दिया जाए और तब अगर उसके बारे में बताया तो बच्चे ज्यादा जल्दी सीखते हैं। हम लोग जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो वहाँ पे विजुअल इमेज देने की बात हमेशा की जाती है, खास करके जूनियर सेक्शन में पिक्चर दो, क्वेश्चन पेपर में पिक्चर दो। जो किताबें होती हैं वो पिक्चर से भरी रहती हैं, क्योंकि उस वक्त उस एज के बच्चे विजुअल इमेज को ज्यादा कैच करते हैं। उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस लेवल का उस वक्त होता है कि वो अगर केवल शब्द उनके सामने रखा जाए तो वो नहीं समझेंगे जब तक कि उसके साथ एक पिक्चर नहीं लगा दिया जाए। काऊ बोल देंगे, काऊ नहीं जानेंगे, काऊ का पिक्चर दिखाना होगा, आपको सामने रखना होगा। हम बच्चे को हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मे भी मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन वो पिक्चर के थ्रू मैथ पढ़ाते हैं। काउंटिंग नंबर सिखाते हैं तो 1 2 नहीं, पहले एक 1 एप्पल 2 एप्पल 2 एप्पल रख करके बोलते हैं देखो ये 1 एप्पल हुआ, ये 2 एप्पल, 2 में मतलब कि 2 बन गया। मतलब क्या कि कोई भी नॉलेज देने के लिए हम विजुअल का इस्तेमाल करते हैं और तब जाकर के हम उनको नॉलेज दे पाते हैं। लेकिन जैसे ही थर्ड स्टेप आता है जहां पर कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए कि कहा गया कि वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन समझते हैं। अब 7 साल के बाद बच्चों को आप आइए 5 6 7 8 के बच्चों के पास आइए, बच्चे बड़े हो गए हैं, वहां उनको दीजिए। वो केवल गाय को पहचानेंगे नहीं, अगर कहेंगे गाय के बारे में 5 लाइन लिखो तो वो 5 लाइन लिख करके भी आपको दिखा देंगे। मतलब क्या कि अब वो सिंबॉलिक चीजों को भी समझने लगे हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट है उनकी समझ उन्हें आने लगी है, जो लिख नहीं रहा है उसके बारे में भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अब उनका लैंग्वेज के ऊपर कमांड बढ़ गया है। अब वो जो सोच रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं, उसको बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, चाहे वो लिख करके रिटन में लिख सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जो पोएम्स कलर में लिखते हैं, कई बच्चे होते हैं जो ड्राइंग्स बना करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस लेवल तक चला आता है जहां पर कि अब वो इस तरह की कामों को कर सकते हैं। तो आप जैसे ही आप हायर क्लास में जाइएगा, आप देखिए बुक्स चेंज होने लगते हैं, पिक्चर्स आपको 9 10 के बच्चों को पिक्चर्स ही नजर नहीं आते हैं। क्यों? एनसीईआरटी किताब पढ़ने से बच्चे भागते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पिक्चर्स ही नजर नहीं आते, उन्हें इंटरेस्टिंग लगता ही नहीं है। लेकिन 9 पढ़ो तब समझो, बच्चों को बोरिंग लगने लगता है। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही हायर क्लास में आइए, कहीं कोई पिक्चर नहीं है बुक में, सारी पिक्चर दिया गया जितना एसेंशियल, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों से उम्मीद की जाती है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि अब वो जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको भी समझ लेगा। और इस बेसिस पर तब हम जो है अपना सिलेबस तैयार करते हैं, अपना करिकुलम तैयार करते हैं और बच्चों के हिसाब से इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम उनको पढ़ाते हैं। यहीं पर जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे, उन्होंने तो अपने ही बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उनको दूसरे मतलब वो इतने ज्यादा डूबे हुए थे इस चीज को ढूंढने के लिए। उन्होंने फ्रांस के रहने वाले थे, उनके 3 बच्चे थे और उन्होंने जन्म से लेकर के उनके बड़े होने तक अपने बच्चों के 3 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद जो कंक्लूजन निकाला उसके बेसिस पर उन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी लिखी। उनका कहना था कि बच्चों में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहा कि उन्होंने कहा कि जैसे जन्म लेते ही खाते हैं माँ का दूध बच्चे को दीजिए, तो जब माँ का निपल बच्चे के मुंह में जाता है कोई सिखाता नहीं है सब कैसे करना है, बच्चे को सब करना पता होता है। जब बच्चे कोई चीज को टच करना, छूने की कोशिश करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चे के अंदर बार बार होती हैं। उन्होंने कहा ये स्कीमा है। तो वैसे सारी एबिलिटी जो बच्चे के अंदर बार बार उनके पास है, उन्होंने कहा कि स्कीमा है और स्कीमा की मदद से ही एक बच्चा जो होता है वो अपने नॉलेज को, जो नॉलेज उसके पास है, क्योंकि स्कीमा उसके पास है, पूरा ज्ञान है ये, और इसी ज्ञान के बेसिस पर वो अपने नए ज्ञान का निर्माण करेगा। और उन्होंने 3 ऐसे टर्म का कहा कि ये एसिमिलेशन कहलाएगा, ये एकोमोडेशन कहलाएगा और ये इक्विलिब्रेशन कहलाएगा। एसिमिलेशन क्या हुआ कि उसके पास स्कीमा है, उस स्कीमा का इस्तेमाल करके जब वो नॉलेज गेन करता है, जब वो कुछ रिएक्शन करता है, कुछ एक्शन करता है, तो कहा कि ये एसिमिलेशन है। और अगर कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां जब वो अपने स्कीमा का प्रयोग कर रहा है, मतलब अपने प्रायर नॉलेज का इस्तेमाल करके उसको सक्सेस नहीं मिल पाता है, तो वहां पे उसमें कुछ चेंजेस करता है। जैसे छोटा बच्चा हर चीज, कोई भी चीज मुंह में दीजिए वो मुंह खोल के चूसना शुरू कर देगा, एसिमिलेशन, क्योंकि उसे पता वो चूसना नहीं आता है। लेकिन वही बच्चे के सामने आप एक बॉल रख दें, वो उसको पहले बार उसको चूसने की कोशिश करेगा,
चेंजेस लाया, उसे कहा ये एक्कोमोडेशन हो गया। और इन दोनों ही परिस्थिति में जो वो लाने के का जो प्रोसेस था, मतलब उस सिचुएशन को समझना, उसको समझ करके उसके हिसाब से एक्शन करना, उसे कहा गया कि ये इक्विलिब्रेशन है। क्लास में हम बच्चों को मैथ का कोई सम देते हैं, सिंपल प्रोसेस जो बच्चों को आता है उसी प्रोसेस से उस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं, हल नहीं हुआ तो फिर हम आप क्या कहते हैं कि ये प्रोसेस नहीं हुआ, दूसरा फॉर्मूला लगा करके देखो तो हो सकता है हो जाए। तो बच्चा क्या करता है, पहले उसने अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल किया और सम को सॉल्व करने की कोशिश की, सम सॉल्व नहीं हुआ तो हम कहते हैं ठीक है दूसरा कोई प्रोसेस अपनाओ, तो फिर वो अपने पूर्व ज्ञान के एक्कोमोडेशन का इस्तेमाल करता है और दूसरा फॉर्मूला लगाता है। उसके बाद अगर वो सॉल्व हो जाता है तो हमने कहा कि अच्छा तुमने दोनों चीज का इस्तेमाल करके ये इक्विलिब्रेशन को क्लियर कर दिया। तो पियाजे कहते हैं कि ये जो तीन बातें हैं ये पूरी जिंदगी एक इंसान के साथ चलती रहती है। फिर क्योंकि बच्चे उनके अपने ही थे तो देख ही रहे थे बच्चे का ग्रोथ कैसे हो रहा है, कैसे बढ़ रहे हैं, उन्होंने बारीकी से एक चीज को लिखना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि जो कई सारे स्टेज जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि पहला स्टेज जो बच्चों के सीखने के प्रोसेस में आता है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। मतलब क्या कि जैसा कि आपको पता है कि रोना सब बच्चे को आता है, भूख लगी बच्चे ने रोना शुरू किया, थोड़ा सा बड़े हो जाए तो बॉटल देख करके रो रहे हैं, बॉटल देख कर रोएंगे, माँ समझ जाएंगे अच्छा उसको भूख लगी है। और इस एज की और एक बात है मुझे बहुत ज्यादा उनको लगी कि बच्चों में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का भाव आता है, मतलब क्या वो जानते हैं कि ये सामान है, अगर हम कहेंगे लो छिपा दिए बच्चे मान जाते हैं कि हाँ वो चला गया, कहते हैं कौवा लेके उड़ गया। स्टार्टिंग में बच्चे मान लेते हैं कि हाँ कौवा लेकर के उड़ गया, लेकिन जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे इसी स्टेज में, ये जो 2 साल तक का उम्र होता है, बच्चे नहीं मानते कौवा लेकर के उड़ गया, वो ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर ये समझ आ जाती है कि नहीं कौवा लेके उड़ा नहीं है, मम्मी कहीं छिपा दी। तो बच्चे उसे ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद वो मिल जाते हैं। अगली बार जब आप उस चीज को वापस से छुपाएंगे तो बच्चे उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पहली बार हमने छुपाया था। तो ये बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को दिखा रहा है कि हाँ बच्चों में अपना डेवलपमेंट हो रहा है। और तब पियाजे कहते हैं कि जब हमें पता है कि इस एज तक के बच्चों का ये डेवलपमेंट होता है तो हम कुछ सिखाते समय बताते समय इन सारी बातों का ध्यान रख करके उसे बताएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों में ये समझ आ जाती है, वो समझ जाते हैं कि ठंडा क्या होता है, गर्म क्या होता है, बर्तन गिरेगा तो आवाज करेगा, इसकी समझ बच्चों में आ जाती है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जो दूसरा स्टेज इसको कि हम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग कहते हैं, इस वक्त तक आते आते बच्चों में कॉन्सेप्ट जो है वो आना, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, मतलब वो समझने लगते हैं कि अच्छा ये मम्मी है, ये पापा है। लेकिन यही मम्मी पापा है, कोई भी उन्हें आदमी दिखेगा सबको मम्मा पापा बोलेंगे और लड़की को मम्मा बोलेंगे। और कोई भी जैसे घर में 4 पैर का कोई जानवर है, हम उसे डॉगी कहते हैं, तो गाय को देख करके भी उसे डॉगी ही बोलेगा क्योंकि उसके पास ये चीज नहीं है कि गाय अलग होती है डॉगी अलग होता है। लेकिन इसी अवस्था में ये जो 4 से लेकर के 7 साल का जो उम्र होता है, यहाँ तक आते आते बच्चों में कंसेप्ट क्लियर होने लगते हैं। और एक बात जो बहुत ही कॉमनली इस एज में देखी गई है, बच्चे ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया बनी रहती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कि मम्मी पापा केवल उसके अपने हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, न खिलौना शेयर करेंगे, न कोई अपना खाना शेयर करेंगे। इस एज के बच्चों को आप अगर नॉलेज देना है आप कहानियां सुनाइए, जितनी ज्यादा कहानियां सुनाइएगा, कहानियों के माध्यम से जितनी बातें उसे बताने की कोशिश कीजिएगा, बच्चे उसे एक्सेप्ट करते हैं। वो जो चीज बच्चे गिर गए, आपने कहा चोट लग गई मारो उसको, बच्चे 2 बार फर्श को मार लेंगे, बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये भी लाइफ है, उनको अच्छा लगता है मारने के बाद। तो ये सब कुछ ऐसी खासियत है जो इस अवस्था की होती है, इस उम्र की होती है। तो अब जब हम बच्चों को पढ़ाने जाएंगे 2 से लेकर के 7 साल के बच्चों को, तो हम देखेंगे हम उन्हें कहानियां ज्यादा सुनाते हैं, कहानियों के माध्यम से उनके सामने हम अलग अलग सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलप उनका हो रहा है। वो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो मम्मी पापा चाचा दादा नाना बुआ में डिफरेंस करना सीख रहे हैं। तो उसी तरह जब हम क्वेश्चन पेपर बताते हैं तो बच्चों में अलग अलग ऑब्जेक्ट को पहचानने की बात करते हैं, वो उसे पहचानते हैं, बच्चों को मैथ का फॉलोइंग देते हैं कि हाँ इसको इसके साथ मैच करो, बच्चे मैथ अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम 7 से 11 साल तक की उम्र में चले जाते हैं फिर हमारा सिलेबस चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस लेवल तक आते आते बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले से और कहीं ज्यादा हो गया है। अब इस उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं
ये रेक्टेंगल है, वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कर लेते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट है वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। उनके अंदर इस बात की भी समझ आ जाती है कि घर के बाहर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और घर के अंदर कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, एक चीज जो नहीं डेवलप होता है वो होता है कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा। जो दिख रहा है, जैसे मन हो गया कि आइसक्रीम खाना है, तो बच्चों ने जिद मचा दी आइसक्रीम खाएंगे, उनको इस बात का पता नहीं है कि आइसक्रीम खाओगे तो सर्दी हो जाएगी, बीमार पड़ सकते हो, या बारिश में भीगोगे तो सर्दी हो जाएगी। मन है बारिश में भीगने का, आइसक्रीम खाने का, तो आपने भी शोर मचा दिया। मतलब क्या कि आगे वो एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस एक्टिविटीज का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो हम बच्चों को जब क्वेश्चन भी देते हैं तो सिंपली व्हाट, व्हेन, हाउ, ये ऐसा करके क्वेश्चन देते हैं। 7th क्लास तक के बच्चों को, 8th क्लास बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही जो लास्ट स्टेज को हम फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग कहते हैं, इस एज तक आते आते बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाता है। अब बच्चे जो दिख रहा है उसको तो सॉल्व करते ही हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको भी समझने लगते हैं। हम थ्योरम बच्चों को पढ़ाते हैं, जहाँ पर कि कुछ हमें प्रूव करने के लिए कहा जाता है, बच्चों कहते हैं इसको प्रूव कीजिए। LHS इक्वल टू RHS ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं प्रूव करने के लिए, उसका वो नजर नहीं आ रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन चूंकि उनका डेवलपमेंट इतना हो गया है अब वो ऐसा कर सकते हैं। हम अब सोशल या में क्वेश्चन देते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए, इवैल्यूएट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन नहीं देते हैं, एनालाइज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि नॉलेज तो उनके पास आ चुका है। अब जो जिस अवस्था में उनका दिमाग पहुंच चुका है वहां पर वे इन सारे सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। वो पोएम्स लिखते हैं, वो कहानियां लिखते हैं, क्योंकि उनका वोकैबुलरी, उनका लैंग्वेज इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है कि वो भी सारे काम कर सकते हैं। और लास्टली ये जितने भी नॉलेज है और हर स्टेज में जो उसने पहले से सीखा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उसने पहले सीखा है उसी सीखने के बेसिस पर वो अपने न्यू नॉलेज को आगे बढ़ाएगा। हवा में वो कोई चीज बातें नहीं करेगा, जो उसने सीखा है हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हर स्थिति में जो उसका बैड लैंग्वेज नॉलेज है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, वही उसका आधार बनता है। और कॉन्सेप्टिज्म यही तो कह रहा है कि हम बालक के ज्ञान का निर्माण उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर करेंगे, हम उसे बाहर से कोई बात आगे नहीं बताएंगे। जब हिस्ट्री में 9th क्लास के बच्चों को वर्ल्ड हिस्ट्री इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहला ही चैप्टर बताया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जानने से पहले बच्चों को रेवोल्यूशन के बारे में पता है। उन्होंने फ्रांस के बारे में भी सुन रखा है कि फ्रांस कोई एक जगह है, यूरोप की एक कंट्री है। वो जानते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि वो इंडियन हिस्ट्री को पढ़ करके आ रहे हैं। उन्होंने देखा है कि इंडियन हिस्ट्री में रेवोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो जब हम चैप्टर बताएंगे तो पहले हम उनको रेवोल्यूशन का टेस्ट करेंगे, हाँ तुम्हें ये पता है कि नहीं पता है। फिर उनको फ्रांस के बारे में बताएंगे, ऑलरेडी जिनके बारे में उनको इतना तो पता है कि यूरोप की एक कंट्री है, और उसके बाद तब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो जब भी किसी भी अवस्था में वो किस सामाजिक परिवेश से आ रहा है और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस हद तक हुआ है, इसी बेसिस पर हम बच्चों को नई बातें सिखा सकते हैं। और इन्हीं नई बातों के आधार पर ही बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है, और ये जितना उसके प्रायर लैंग्वेज है, आगे आने वाले समय में वो अपने इन्हीं सारे अनुभवों को कलेक्ट करता है और हर सिचुएशन में अपने आप को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। 18, 17, 18, 19 ये वो एज होता है जब बच्चे मेडिकल क्लियर करते हैं, जब बच्चे इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, बच्चे MBA में चले जाते हैं, लाइफ के अलग अलग क्षेत्र में अपना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तक उनका इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि अब वो अपने सारे ज्ञान को समेट करके लाइफ के किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। तो हम और आप यहाँ पर क्या करेंगे? क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा सामाजिक वातावरण और बच्चों के खुद का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑलरेडी उनके सीखने सिखाने में मदद कर रहा है। तो एज अ टीचर हम क्या करें? हम बच्चों के लिए केवल और केवल एक सुगम करता एक माहौल बनाने वाला बन सकते हैं, एक एप्रिशिएशन करने वाला बन सकते हैं। यहाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम करो, तुम कर सकते हो, तुमसे ये गलतियां हो रही हैं, अगर इसको सुधारोगे तो तुम और बेहतर करोगे। अब गाइड करने के लिए हमारा काम क्या है कि हम जहाँ तक पॉसिबल हो उनके सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वे में उनके सामने रखने की कोशिश करें।
ताकि बच्चा अगर सही तरीके से समझ पाएगा तभी तो वो सही तरीके से अपने आप को अपने एक्सपीरियंस को गेन कर पाएगा, क्योंकि यही एक्सपीरियंस उसका आधार बन रहा है उसकी नॉलेज। तो अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टिविज्म सिंपली ये कहता है कि बच्चों को जानिए, बच्चों को समझिए और एक टीचर के रूप में केवल और केवल बच्चों का गाइड बनने की कोशिश कीजिए। बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो है ना कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे कोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जब एक कुम्हार भी मिट्टी जब घड़ा बनाता है तो मिट्टी देखता है पहले कि मिट्टी कहाँ की मिट्टी है। हर जगह की मिट्टी से वो सुंदर घड़ा या फिर सुंदर मूर्ति नहीं बना सकता है। वो मिट्टी को पहले जांचता है कि हाँ ये मिट्टी सही है इस काम के लिए, उसके बाद तब वो मिला करके चाक के ऊपर रखता है। और जब चाक को घुमाता है तो बाहर से उसके ऊपर चोट भी करता है और अंदर से सहारा भी देता है। चोट इसलिए कि कहीं शेप उसका बिगड़ ना जाए, सहारा इसलिए कि जो चोट दे रहे हैं कहीं घड़ा का अंदर से भी आकृति खराब नहीं हो रही है। तो एज अ टीचर हम वही काम करेंगे, बच्चों की एबिलिटी को पहचानने की कोशिश करेंगे, बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट उस फील्ड में। और फिर हम जैसे माली किसी पौधे को पौधा अपना शेप ले रहा है, वो केवल काट करके उसको सही शेप में देता है। हम पौधे का नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं। हम पौधा अगर वो क्या कहेगा जूही का पौधा है जिसको हम गुलाब का पौधा नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो जूही का पौधा सही शेप में आगे बढ़े हम कैसे तरीके उसको शेप देने का काम करते हैं। एज ए टीचर हम लोग उसी कुमार की तरह हैं, उसी माली की तरह हैं जो क्लासरूम में बैठ करके या फिर बाहर जहाँ भी बच्चों से मिलते हैं हम केवल बच्चों को शेप देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो बनना होता है वो तो उसके अंदर है, उसका माहौल, उसका सामाजिक परिवेश हम नहीं बदल सकते हैं, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे या आपके चाहने से नहीं हो सकता है। तो बस कोशिश यही है कि हम कॉग्निटिव थ्योरी के इन्हीं सारी बातों को थोड़े बहुत रूप में क्लासरूम में अप्लाई करें और एक बेहतर क्लासरूम को बनाएं और एक बेहतर बच्चे को तैयार करने की कोशिश करें। थैंक यू। बच्चा तो 8 वर्ष तक में 80% नॉलेज गेन कर सकता है, जब तक हमारी जानकारी। और पूरे लाइफ में उसके बाद जो है वह 20% ही गेन कर पाता है। इसके रीजन क्या है? व्हाट्स द रीजन? इतनी लंबी जिंदगी इसके बाद लेकिन वह 20% ही गेन करता है। कब से? आफ्टर 8 years। आफ्टर 8 years, ठीक है सर। तो उसका तो ये हमारी और आपके प्रश्नों की बात तो है नहीं, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है इसी अवस्था, इसी हिसाब से जो मानसिक विकास है, जो संज्ञानात्मक विकास है वो इसी अवस्था में होता है। मैंने जब एग्जाम्पल मैंने अपने आसपास से उठा कर देने की कोशिश की। हम ये खुद देखते हैं जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जब बच्चे का बुक पढ़ते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो इन्हीं सारी बेसिक बातों को ध्यान में रख करके तैयार करते हैं कि मतलब ठीक है हम 8 क्लास के बच्चे को हम ये नहीं कर सकते हैं कि इसको इवैल्यूएट कीजिए, रीजन बताने की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 9-10 में आता है उसको इवैल्यूएशन के लिए कहते हैं। 8 क्लास तक आप थ्योरम बच्चे को मुझे नहीं, लेकिन 8 क्लास तक बच्चे को थ्योरम नहीं पढ़ाया जाता, 9 क्लास से थ्योरम पढ़ाया जाता है। या फिर एबीसी लेट आप सोचिए कि एबीसी एक ट्रायंगल है जबकि है नहीं, या फिर हमने एक्स वाई करके ये कर दिया। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि एक उम्र के बाद ही बच्चों को सही तरीके से समझ आती है। और एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, उसकी बात नहीं, एक जनरल बात की जा रही है जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको फॉलो करता है, चाहे वो सोसाइटी को ध्यान में रख करके किया जाए या फिर बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को